मेरे नबी ने वतन से मोहब्बत करना सिखाया है। मैं पक्का मुसलमान हूँ, वतन से गद्दारी नहीं करूंगा। चैनल पे देखा 100%। अब्दुल्ला को चैनल पे मेरा सिर इबादत के लिए काबा की तरफ झुकेगा। सिर कटाने की बात आएगी सरजमीन में हिंदुस्तान के लिए कटेगा। एक चैनल पे फारूक अब्दुल्ला को बैठ के मेरे नबी की शिक्षा है, हक बात है। जमीन पर पैदा हुआ हूँ, भारत माता की जय कहूंगा। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा। सरकारी मुसलमान बनने की कोशिश मदर इंडिया कहूंगा। सरकारी मुसलमान बनने की कोशिश करो। क्योंकि मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी टोपी पहना, मेरे चेहरे पे भी दाढ़ी है, मगर दर्द मेरे को है हिंदुस्तान का। दर्द में वो हिंदू मुसलमान बट रहे हैं, दर्द है। सबसे ज्यादा सजदा पूरी दुनिया में मुसलमान जैसे लोग करता है। तुम जैसे सरकारी मुसलमान टीवी पे आके गलत बात करके वो लोग को हिम्मत बना रहे हैं। लोग मैं आ रही हूँ, हिम्मत बना रहे हैं लोग की तुम तमाशा करके। आप बताओ, मैं एक सुनिए राशिद साहब आप ये कह रहे हैं, आप जब ये कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, सुनिए राशिद साहब, क्या आप वही वाली बात कर रहे हैं जो ये नेता कह रहे हैं भड़काने के लिए? मैं शादाब साहब से पूछती हूँ, शादाब साहब ऐसा है नहीं, आपने भी तो ट्रेन में सफर किया होगा, ऐसा तो नहीं हम सब ट्रेन में सफर करते हैं। वो कह रहे ट्रेन में सफर करने से डर रहे थे, अब ये वाली तस्वीर पेश की जा रही है और इसीलिए वो कह रहे हैं जुल्म के आगे बोलो। ये वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव यहां तक पहुंच गई कि जुल्म के आगे बोलो वाली बात कही जाएगी। ये जुल्म हो रहा है। सुचिता, आईने काले हो गए, बुज़दिलों के घरों में उजाले हो गए। झूठ बाजार में बेखौफ बिकता रहा, हमने सच कहा तो जान के लाले हो गए। शर्म इस बात की आनी चाहिए कि कमाल की बात हो गई आज जिस तरह की ओछी और हल्की राजनीति तमाम नेता कर रहे हैं। कोई तिलक और टोपी की बात कर रहा है। मुझे बताइए, अगर इस देश के अंदर तिलक और टोपी से पहचान होती तो अशफाकुल्ला खान साहब जो शहीद आजम है, बताइए किसी ने उनके तिलक के बारे में पूछा क्या? किसी ने बता दीजिए ब्रिगेडियर उस्मान को तिलक के बारे में पूछा क्या? किसी ने कहा कि ब्रिगेडियर उस्मान तिलक लगाते थे कि नहीं, वो टोपी पहनते थे कि नहीं? किसी ने पूछा वीर अब्दुल हमीद की माथे पर तिलक था कि नहीं था? किसी ने पूछा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिसने हमको परमाणु शक्ति बनाया, उन्होंने कभी तिलक लगाया कि नहीं लगाया? क्या मजाक बना दिया? ये देश को बांटने की साजिश चल रही है। एक तरफ मस्जिद में बैठकर समाजवादी पार्टी के नेता अपनी पार्टी मीटिंग करते हैं, उसे हेडक्वार्टर बनाते हैं पार्टी का, वहां से मैसेज देने का काम करते हैं, तो कोई नजर नहीं आता। और ये बात कर रहे हैं मुसलमानों पे जुल्म की। 1947 से लेके आज तक भागलपुर, मलियाना, मुरादाबाद, मेरठ तमाम दंगे हुए, कौन जिम्मेदार है इसका? तब याद नहीं आई? मुसलमानों का उत्पीड़न तब दिखाई नहीं दिया, आज दिखाई दे रहा है। आज दर्द दिख रहा है मुसलमानों का, तब नहीं दिखा। बेगुनाह लोगों को जब सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था, आज दिन बम ब्लास्ट होते थे, देश में कोई महफूज नहीं था, गाने बने थे कोई भी महफूज नहीं है, फूट रहे हैं बम, जाने कब हो जाए किसी का तारा रारा रम, तब नहीं दिख रहा था देश किस हाल में था। आज देश सही चल रहा है। आज वोटर लिस्ट की बात हो रही है भाई, किसी की गर्दन उतारने की बात थोड़ी हो रही है। देश के अंदर मैं ये कह रहा हूं, अभी बात आई एनआरसी की, क्यों नहीं होनी चाहिए एनआरसी भारत के अंदर? अगर ये एनआरसी है भी तो नहीं, उसमें कागज फाड़ेंगे, उसमें कागज फाड़ेंगे। अच्छा एक सेकंड रुकिए ना, वो सरकार नहीं है, वो सरकार नहीं है, वो सरकार नहीं है, पहली बात। नहीं अच्छा रुकिए ना, वो सरकार नहीं है, वो प्रेम जी बोलेंगे, वो प्रेम जी बोलेंगे, मैं उसका रिएक्शन प्रेम जी से लूंगी। एक मिनट रुकिए। नहीं अच्छा एक सेकंड रुकिए, वो यही बोल रहे हैं कि अगर एनआरसी हो रही है और वो कह रहे हैं अगर एनआरसी हो भी रही है तो गलत क्या है, वो ये कह रहे हैं। तो ये तो पहले भी सब बोल रहे थे भाई, किसी को दिक्कत नहीं थी, एक पक्ष को दिक्कत है, एक पक्ष को दिक्कत नहीं है। एक चीज याद रखिए, आज जब मैं इन बयानों की बात कर रही हूं तो मेरे इस पैनल पर एक तिलकधारी प्रेम शुक्ला भी हैं और मेरे इस पैनल पर एक दाढ़ी और टोपी वाले साजिद रशीदी साहब भी हैं, राशिद शरीफ साहब भी हैं। तो ये वाली जो तस्वीर है ये हम क्यों भूल जाते हैं? मुझे लगता है हम एक युद्ध घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस देश का जो भविष्य है या फिर सरकार है तय करने के लिए कोई घुसपैठिया ये तय करेंगे, ये हम तय करेंगे। वो राशिद साहब भी होंगे, वो प्रेम शुक्ला जी भी होंगे, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होगा भाई। तो प्रेम शुक्ला जी वो ये कह रहे हैं कि क्लोज डोर ये एनआरसी करना चाह रहे हैं आपको इधर से आप नहीं कर पाए तो आपने दूसरे तरीके से दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। प्रेम शुक्ला जी देखिए सुचरिता जी, ये सीएए का विरोध कर रहे थे। हाँ। और पूरे देश को गुमराह कर रहे थे कि जैसे ही सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट सीएए लागू होगा मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। 1.5-2 वर्ष बीत गए, सीएए लागू हुए,
एक मुसलमान का नाम बता दे पूरे देश में जिसकी नागरिकता चली गई हो। तो कैसे झूठ बोलते हैं ये, और उसमें मुसलमानों का नाम लेके झूठ बोलते हैं। जो कहते हैं कि मुसलमान वो जिसका मुसल्लम ईमान हो, वो इतनी बड़ी बेईमानी की बात करते हैं उसके नाम पर। ये कौन सा ईमान है, इतनी बड़ी झूठ बोलना? कहाँ का ईमान है ये? तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कोई ईमान नहीं है, साफ तौर पर बेईमान थे जो कि कह रहे थे कि CAA लागू होने से भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अब बात है एनआरसी लाना होगा, सरकार ले आएगी, घोषणा करके ले आएगी। आज अगर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू हो रहा है, SIR हो रहा है, तो ये SIR है। और इसमें अगर कोई कहेगा कि हम कागज फाड़ कर फेंक देंगे, फेंक दो, वो मतदाता नहीं बन पाएगा। अच्छा पूछिए अपने दस्तावेज। भाई यहाँ जवाद साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं वरुण जी के पास जाऊँ उससे पहले जवाद साहब पूछ रहे हैं। जवाद साहब पूछ रहे हैं आप ये बैकडोर एनआरसी है कि आप प्रेम शुक्ला मान रहे हैं? पूछिए अपना सवाल। देखिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। शम्स तबरेज दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, उत्तराखंड सरकार के भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई हाँ ये एनआरसी के तरीके से होगा और हम एनआरसी का विरोध भी नहीं करते हैं। यहाँ पे फैज साहब भी कह रहे हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम और तीसरी नहीं, वो कह रहे हैं विरोध करेंगे, भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं विरोध करेंगे, आप कह रहे हैं विरोध। अच्छा जरा स्टूडियो में ले आइए जरा, ये देख ले देश की जनता का विरोध करते हो अभी। अच्छा एक सेकंड एनआरसी का विरोध क्यों है? बहुत संक्षेप में अगर बैकडोर एनआरसी है जरा लोगों को याद दिलाइए। एनआरसी का विरोध सिर्फ इसलिए है, गैर संवैधानिक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ के दलितों पे, सही कहा कि मुसलमानों पे अत्याचार नहीं हो रहा है, दलितों पे भी अत्याचार हो रहा है, ओबीसी पे भी अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे भी अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार है। ठीक है बताइए, अब आपने बताया, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा ठीक है मैं फैज साहब के बाद एक मिनट रुक जाइए, अब आपने बात रखी, आप बोलिए। है सुचरिता जी जो ये कहता है मेरे प्यारे 140 करोड़ भारतवासियों, और दूसरा पक्ष कहता है SC ST OBC अल्पसंख्यक ईसाई मुसलमान जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र अंदर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। अरे हम 140 करोड़ भारतीयों की बात करेंगे, ना केवल जाति की जाति क्यों बताई, केवल धर्म की बात करेंगे। प्रधानमंत्री आप नहीं जाति होते हैं, वरुण जी को लेंगे। ठीक है ओके एनआरसी को ले। अरे ठीक है एक सेकंड मेरे स्क्रीन पर वरुण जी शादाब जी प्रेम जी एक मिनट अच्छा ठीक है 30 सेकंड्स कंप्लीट करिए। टेल मी वन थिंग, वी आर थियोक्रेटिक नेशन और डेमोक्रेटिक नेशन। भारत देश में एक धार्मिक नेता देश के राजनीतिक पार्टियों के सांसद को बुलाता है, उन्हें गाइडलाइन देता है कि आसाम जाओ, गाजा जाओ, ये बोलो वो बोलो, और कहते हैं मुसलमान असुरक्षित। वो धार्मिक नेता मुसलमान है जो देश के सांसदों को 5 स्टार होटल में बुलाकर उन्हें गाइडलाइन दे रहा है। जमीयत की बात कर रहे हो, जमीयत की बैठक की बात कर रहे हो,